नमस्कार। कारोबार करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। बदलते डायनेमिक्स के बीच जरूरी है कि आप भी रेलेवेंट बने रहने के लिए खुद को उसी तेजी के साथ बदलें। आज एसएमई एक्सप्रेस में बात होगी नए दौर के हुनर के लिए कैसे हो तैयारी, साथ ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर कैसे किया जाए काम। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू एसएमई, फॉर्मर CMD NSIC, और साथ ही मौजूद हैं प्रोफेसर कजरी मुखर्जी जो IIM इंदौर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं डॉक्टर कुमार के साथ। डॉक्टर कुमार, कारोबार के बदलते समीकरणों के बीच आप नए दौर के लिए MSMEs और उनकी टीम्स की तैयारियों को कैसे आंकते हैं, क्योंकि आगे चलते हुए MSMEs की भूमिका और खास होने वाली है। देखिए सौरभ, MSME सेक्टर इस देश का एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है और इसका कंट्रीब्यूशन देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक सराहनीय है। देश की लगभग आधी मैन्युफैक्चरिंग MSME सेक्टर से आती है और सिमिलरली 40 to 45% एक्सपोर्ट भी MSME सेक्टर से आता है और इसका जो एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ही सराहनीय है। तो इसका जो भविष्य है, इसका जो विजन है सेक्टर का, वो तो बहुत अच्छा है। सेक्टर के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे ग्रो करने की, जैसे कि देश की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, परंतु इनके कुछ चैलेंजेस हैं सेक्टर के। और उन चैलेंजेस में मुख्यतः जो इश्यूज हैं वो है, एक तो इंफॉर्मेशन की कमी, दूसरा यह है कि जो आज की न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं और न्यू एज स्किल्स हैं उनकी पूरी तरह से अवेलेबिलिटी ना होना। ट्रेनिंग और स्किलिंग एक बड़ा इशू है मैन पावर का, ख़ास तौर से जो ऐसी टेक्निकल स्किल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग है, स्पेस इंजीनियरिंग है, और ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं इसमें थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम होती है कि अपनी क्वालिटी को और कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे इम्प्रूव करें। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को फेस करने के लिए जो एक तैयारी होनी चाहिए कॉस्ट और क्वालिटी की, उसको पूरा करने की जो रिक्वायरमेंट है वो एक चैलेंज है। तो इन चैलेंजेस को देखते हुए MSME सेक्टर के पास अपनी जो वेयरविदल्स हैं उसमें थोड़ी इश्यूज हैं और इनको करने के लिए हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बहुत अच्छी स्कीम्स लगाई हैं प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए MSME सेक्टर के, परंतु इन स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना भी एक चैलेंज है। इसमें इंफॉर्मेशन की कमी है कि कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं और इनको किस तरह से अवेल करके MSME सेक्टर ग्रो कर सकता है। ये बहुत ही वाइड स्प्रेड सेक्टर है, एक्चुअली पूरे देश में MSME सेक्टर फैला हुआ है और लार्ज इंडस्ट्रीज को भी MSME सेक्टर एनसिलराइजेशन के थ्रू बहुत सपोर्ट करता है। बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी बड़ा मुश्किल है बगैर स्मॉल इंडस्ट्रीज, बगैर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करने के अपने को सक्सेसफुल बनाना। प्रोफेसर मुखर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में उद्यमी अपने जज्बे से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 के बीच जोर प्रोडक्टिविटी और बेहतर क्वालिटी पर है। ऐसे में वर्कफोर्स को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए MSMEs को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि चेंज क्यों चाहिए, हमें स्किलिंग क्यों करना है। इसके ऊपर तो सबसे पहले एक सेंसिटाइजिंग होनी चाहिए। SME का जो ओनर है उसको भी समझना चाहिए, MSME का जो ओनर है उसको भी समझना चाहिए कि ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। नॉट ओनली उसको समझना चाहिए, उसको दूसरों को जिसको ट्रेनिंग देना है, जिसका स्किलिंग अपग्रेड करना है, उसको भी समझना चाहिए कि देयर इज़ अ अर्जेंट नीड टू चेंज फॉर एंड स्किल अप, और जिसको कहते हैं अपस्किलिंग एज वेल एज रीस्किलिंग। सो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है दैट सेंसिटाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Establishing the urgency for change is also very important. जब वो आप कह रहे हो कि भाई हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपकी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा, you also have to tell them that why it is important for them at their individual level. So हमने अभी तक 3 बात कही: establishing the requirement of change, establishing the urgency for change and explaining to the other party
कि भाई स्किलिंग की क्यों आपको ज़रूरत है और इससे आपको क्या मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन को तो काफ़ी कुछ मिलेगा, अच्छी बात है, पर आपको क्या मिलेगा। सो सबसे पहले एमएसएमई को सोचना पड़ेगा यूजिंग अ न्यू फ्रेम कि मुझे स्किल एनहांसमेंट करना है, पर मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरे साथ कुछ एक बाउंड्री कंडीशंस हैं। And this is where they have to first figure out where are the skill gaps which is existing, right? Once they have analyzed कि हमारा skill gap कहाँ है, number one, they can access enough free resources just googling, जहां इतने सारे फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब क्लिप्स अवेलेबल है टू एनहांस द स्किल। इसमें जो करने की बात होती है एमएसएमई हेड को, वो होता है कि आप क्यूरेट करें कि इस तरह के प्रोग्राम हम हमारे एम्प्लॉयज को देंगे। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, एक एमएसएमई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएगा फॉर स्किलिंग, बट एमएसएमई अगर 4-5 एमएसएमई मिल जाते हैं, देन दे कैन ऑलवेज हायर अ ट्रेनिंग एक्सपर्ट टू ट्रेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु बिलोंग टू ऑल दिस पीपल। सो इन दिस केस दे हैव टू sort of band up with other MSMEs to try to enhance the skilling of their individual employees. Third, they have to take advantage of the ecosystem. गवर्नमेंट के स्किल्स काफ़ी हैं, हमारे अभी साथी पैनलिस्ट ने बताया उसके बारे में। काफ़ी स्किल डेवलपमेंट एंटिटीज़ है जिनको गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, और वो फंडिंग इसलिए मिलती है कि आफ्टर ट्रेनिंग इज ओवर दीज पीपल आर given a gainful employment. MSMEs can always try to tie up with variety of these skill development companies or skill development institutes. And last but not the least, they can always try to systemize their own training program and try to see whether small interventions can also help to improve their skill gap. डॉक्टर कुमार, MSMEs में यह धारणा रहती है कि उनका प्लेटफॉर्म एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां पर टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करना मुश्किल है। कई बार वो ऐसा भी सोचते हैं कि वर्कफोर्स की ट्रेनिंग पर समय और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कहीं वर्कफोर्स किसी और कंपनी को ना ज्वाइन कर ले। अब जैसे जेन नेक्स्ट कई कंपनियों में मोर्चा संभाल रही है, तो क्या आप ट्रेनिंग और स्किलिंग को लेकर माइंडसेट में बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव देख रहे हैं। आज के युग में जब इंफॉर्मेशन फ्लो इतना फास्ट है, तो इंडस्ट्री के लिए, खासतौर से एमएसएमई सेक्टर के लिए भी अपने एम्प्लॉयज़ का, अपनी टीम का रिटेंशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। एक डाउट जो ये जाता है कि रिटेंशन के लिए जो फैसिलिटीज़ स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को, टीम को देनी चाहिए, क्या वो एमएसएमई सेक्टर सक्षम है देने में? मेरे विचार से अधिकांश एमएसएमईज़ पूरे कंट्री में इस को पूरा करने में काफ़ी प्रयत्न कर रही हैं। और ट्रेनिंग और स्किलिंग में जो भी एफर्ट है या जो भी खर्चा है, उसको वो इन्वेस्टमेंट के रूप में लेते हैं। ये बात आपकी सही है कि इसमें एक ट्रांजिशन हो सकता है, एम्प्लॉयज़ छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं, परंतु इस बात की परवाह किए बगैर अगर आपको अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना है, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, अगर फास्ट डिलीवरी करनी है, अगर आपको स्केल अप करना है अपने बिजनेस का और आपको कॉम्पिटिटिव होना है, तो ये जो ट्रेनिंग है या स्किलिंग है, अपनी टीम बिल्डिंग है, इसके लिए तो बहुत अधिक प्रयत्न करने की ज़रूरत है। इसको तो पूरी तरह से करना चाहिए और इसको एक इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के अलावा ये एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए भी। आप एम्प्लॉयज़ अच्छे तैयार कर रहे हैं, आप अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, अगर वो दूसरी जगह भी चले जाते हैं तो वो वहाँ जाके भी अच्छा काम करेंगे और उससे देश की ही प्रगति होगी और इकोनॉमी को ही बेनिफिट होगा। तो एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना, एम्प्लॉयज़ के लिए केयर करना, उनकी फाइनेंशियल कंपनसेशन केवल ज़रूरी नहीं है। अगर आप समझें कि केवल फाइनेंशियल इंसेंटिव देके आप एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा वो एक टीम बिल्डिंग का एक हिस्सा है। पर एक तरह का इकोसिस्टम बनाना एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फेवरेबल इकोसिस्टम जो कि एथिकल है, जो कि ट्रस्टवर्दी है, जो कि स्केलेबल है, लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल है, उनको दिखता है और आप उनको एक्सप्लेन करते हैं एज ए ओनर, एज ए प्रमोटर, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बेनिफिशियल तरीका होगा एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का। प्रोफेसर मुखर्जी, मौजूदा माहौल में एमएसएमईज कैसे अपनी टीम्स को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं?
आपकी क्या राय होगी? तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से अगर आपको एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, सबसे पहले तो उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि क्यों चेंजेस हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना होगा। Many senior people think कि अगर हम सारा स्ट्रेस खुद के कंधे में रखेंगे और कुछ शेयर नहीं करेंगे, so that is the right way of leading people, but that is actually not correct. Idea is that show your vulnerability to your juniors also. उनसे शेयर करो कि ये सारे इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट मार्केटों को मात दे रहे हैं, as a result of which you have to think newer ways to maybe sell in Indian market. सो रही मोटिवेशन की, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि उसको लगे कि ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ये मेरा भी गोल है, राइट? सो सबसे पहले अगर आपको गोल एनहांसमेंट, सबसे पहले अगर आपको मोटिवेशन एनहांसमेंट करना है तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो चाहिए वो है सर्टेन टाइप ऑफ क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जनरली स्पीकिंग ये रिसर्च में पाया गया है कि अगर एम्प्लॉय को ये सचेत किया जाता है कि जो तुम काम कर रहे हो वो काम से कुछ लोगों का, कुछ सोसाइटी का, कुछ कस्टमर का भला हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि योर जॉब इज मीनिंगफुलनेस, इज फुल ऑफ मीनिंग, और रादर मीनिंगफुलनेस ऑफ योर जॉब, मीनिंगफुलनेस ऑफ योर एंगेजमेंट, इसको अगर हम सेंसिटाइजेशन करें तो इससे मोटिवेशन पर काफी फर्क पड़ता है। दूसरी बात हमने ये देखा है एमएसएमई में काफी टाइम, एमएसएमई वाले कहते हैं कि हमें स्किल डेवलपमेंट करना है, बट व्हाट दे डू नॉट सी इज दैट आर दे अप्रोप्रिएटली यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग स्किल्स और नॉट। सो अनदर इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर MSMEs would be to how to enhance the skill utilization by either redesigning the roles or assigning the person to the right role. Generally speaking पाया गया है कि अगर एम्प्लॉयज को लगता है कि मेरे स्किल्स को अप्रोप्रिएट यूसेज हो रहा है, उसमें भी मोटिवेशन में काफी फर्क पड़ता है। अगर एम्प्लॉय को लगता है कि मेरा कंपनी का मालिक मेरे स्किल इंप्रूवमेंट में खर्चा कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि आई कैन बिकम अ बेटर एम्प्लॉय, मे बी आई कैन इवन बेटर एम्प्लॉय इवन इन द लेबर मार्केट, दैट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। डॉक्टर कुमार, रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के रोल को कैसे एनालाइज करते हैं? देखा यह भी जाता है कि स्मॉल बिजनेसेस में फाउंडर्स एचआर का रोल भी खुद ही निभा रहे होते हैं, आप क्या कहेंगे? रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक बेसिक चीज जो होती है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं उसको। तो किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में, चाहे वो किसी लेवल पे हो, सीनियर लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, जूनियर लेवल पे हो, आप एम्प्लॉय के या पोटेंशियल एम्प्लॉयज जिसको आप इंगेज करने जा रहे हैं, उसका माइंडसेट तो आप असेस करेंगे। कैसे असेस करेंगे? भाई उसके ट्रेड्स क्या हैं, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसका विजन या उसकी जो सोच है वो ऑर्गेनाइजेशन की विजन से अलाइन करती है कि नहीं करती, उसका कहीं इंटरेस्ट दूसरे एरियाज में तो नहीं है। दूसरा, उसका पर्सनल ट्रेड्स क्या है, पर्सनल क्वालिटीज क्या हैं, उसकी एथिक्स, उसका कोशेंट क्या है। तो ये उसकी बैकग्राउंड चेक भी आपको नेचुरली करनी पड़ेगी उसके। तो ये जो एक साइकोलॉजी है, एक पर्सोना आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका पर्सोना, ओवरऑल पर्सोना आप उसका आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी साइकोलॉजी उससे निकल के आ जाएगी। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टीम बिल्डिंग के लिए हमें आइडेंटिकल सोच के लोगों को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के विजन से अलाइन करते हैं, उनको डाला जाए। अलग अलग एरियाज की एक्सपर्टीज के लोगों को एक साथ रखा जाए। अलग अलग एरियाज की एक्सपर्टीज का मतलब है कि जिससे कि डाइवर्सिटी ऑफ थॉट उसके अंदर आ सके, पर पर्सोना एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड हैज टू बी यूनिफॉर्म। प्रोफेसर मुखर्जी, आपने फैमिली बिजनेसेस पर काफी काम किया है और एमएसएमईज में इसका काफी चलन है। नए दौर में जब ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भागीदारी मजबूत करने की बात हो रही है, तो आप एमएसएमईज को स्किल, स्केल, स्पीड पर किस तरह का नजरिया देना चाहेंगे? देखिए, द टर्म जो आजकल बहुत यूज होता है वो है स्किल, स्केल एंड स्पीड, राइट? स्किल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा करते हैं और करते रहेंगे।
राइट। आप देखिए कि किस तरह की स्किल्स चाहिए फॉर फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, देखिए एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है, और ट्राई कीजिए कि विद इन द लिमिटेशन ऑफ आपके रिसोर्सेस आप कैसे स्किल डेवलपमेंट कर पाओगे। दैट्स नंबर 1 अबाउट स्किल्स। दूसरी बात ये भी है कि एमएसएमईज में लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, लिमिटेड कैपिटल होती है, लिमिटेड अदर रिसोर्सेस होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर स्किल डेवलपमेंट ना करें तो फिर रेजिलियंस में, कॉम्पिटिटिवनेस में भी फर्क पड़ सकता है। सो दैट्स नंबर स्किल। रिगार्डिंग स्पीड, क्या है कि एमएसएमई को हमेशा एक कान मार्केट के साथ जुड़ा रखना चाहिए, राइट, एंड दैट इज हाउ दे कैन कीप ऑन चेंजिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द मार्केट प्लेस। बड़ी कंपनीज क्या होती है, वो ब्रांड बिल्डिंग करके अपना मार्केट क्रिएट कर सकती है, पर एमएसएमई का प्रॉब्लम होता है कि दे कैन नॉट इन्वेस्ट सो मच इन क्रिएटिंग देयर मार्केट, रादर दे हैव टू रिफ्लेक्ट और दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्पीड सच दैट दे कैन कीप ऑन पिवटिंग कि हमारे मार्केट को क्या चाहिए, उसी तरह हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक और रिकमेंडेशन हो सकता है कि आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड हो सकता है, पर सोच को आप लिमिटेड मत रखिए। सो इस एंगल में हम कह सकते हैं कि एमएसएमईज के जो ओनर हैं उनको बहुत ज्यादा डिस्कस करना चाहिए विद व्हाट आर नोन एज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको कोई भी इंडस्ट्री एसोसिएशन में मिल जाएंगे। इंडस्ट्री एसोसिएशन हर तरह की टॉक करती है, वहां जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, यूट्यूब में रहिए, तरह तरह के सोशल मीडिया में एंगेज रहिए। इससे क्या होगा दैट यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंडस्ट्री trends, you will also get to know what are the best practices. आपको ये भी समझ में आएगा कि which are the processes और which are the solution आपको adopt करना चाहिए, पर अभी तक आपने adopt नहीं किया। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आज नए दौर के हुनर पर हम फोकस कर रहे हैं। वेलकम बैक। एसएमई एक्सप्रेस में हम फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एचपी कुमार और प्रोफेसर कजरी मुखर्जी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कुमार, नए मौकों को बनाने के लिए क्वालिटी की अहमियत लगातार बढ़ रही है। हाउ कैन एसएमईज फोकस ऑन क्रिएटिंग क्वालिटी कल्चर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन? आप क्या नजरिया रखते हैं? क्वालिटी कल्चर को प्रमोट करना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज़, पहली इंपॉर्टेंस तो ये है। और क्वालिटी कल्चर को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और फिक्स करने पड़ेंगे कि वेस्टेज का लेवल क्या है और क्या होना चाहिए, कॉस्ट कटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, एनर्जी एफिशिएंसी कहाँ कहाँ अचीव की जा सकती है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, कितना पहले हो रहा है और क्या उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्वालिटी आप तभी मेजर कर सकते हैं जब आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हों। तो हर एक फंक्शन के लिए, किसी भी एंटरप्राइज में हर एक फंक्शन के लिए पहले आप एक बेसिक स्टैंडर्ड ले डाउन करिए। और ये स्टैंडर्ड ले डाउन करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास पीयर ग्रुप के लोग हैं और आपकी अदर कंपनीज में किस तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, या किस तरह से लोग किस तरह से कितना कैसे कैसे इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस क्या है, मेनली बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनको आप चेक करके और अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करिए। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपने टीम्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को प्रिपेयर करना, अवेयर कराना, उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो ट्रेनिंग कराना, स्किलिंग कराना। आइए फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर मुखर्जी, इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने की कड़ी में आप उद्यमियों के लिए बिहेवियरल अप्रोच को कैसे रीड करते हैं? आप इस पर इनसाइट्स दे सकें। Now we live in a different world where खाली प्रॉफिटेबल होना ही
एनफ नहीं है। आपको प्रॉफिटेबल भी होना पड़ेगा और ए कॉन्शियस सिटीजन और अ कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशन भी होना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये सेंसिटाइजेशन की ज़रूरी है अक्रॉस द रैंक एंड फाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? अगर आप कुछ एक गोल पर काम करेंगे तो क्या उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट मिल सकता है? ऑब्वियसली आजकल आपको पता ही है कि अगर आपको कुछ एक इस तरह के सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो उसमें आपको फॉरेन कस्टमर, इनफैक्ट मेनी टाइम्स इंडियन कस्टमर्स पाने में भी काफ़ी सहायता हो जाती है। बट जनरली स्पीकिंग ये पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द एमएसएमईज आर नॉट वेरी वेल अवेयर कि हाउ दे कैन रिड्यूस वेस्टेज एंड improve the utilization of their existing resources. Trying to figure out how you can engage somehow into what is known as circular economy, और sometimes हम इसको closed loop supply chain भी कहते हैं। इन दोनों का यही मतलब होता है कि पहले हम सोचते थे कि हमने मटेरियल बनाया, मटेरियल को यूज किया और मटेरियल को फिर फेंक दिया, जो भी प्रोडक्ट है उसको फेंक दिया। जैसे ही हम सर्कुलर इकोनॉमी या क्लोज लूप सप्लाई चेन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमने मटेरियल को बनाया, मटेरियल को यूज किया और मटेरियल को वेस्ट नहीं होने देंगे, बट मटेरियल को फिर हम रीयूज करेंगे। रीयूज करने के बाद फिर अल्टीमेटली जो सोर्स है वही वापस कर देंगे। डॉक्टर कुमार, लास्ट वर्ड आपसे लेते हैं। मौजूदा सिनेरियो में टीम्स में एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की कितनी अहमियत हो सकती है, इस पहलू पर एमएसएमईज को आप क्या बताएंगे? अपने एम्प्लॉयज को छोटे छोटे यूनिट्स लगवा के एंसिलरीज बना सकती है, उनको डिलीवरी पार्टनर्स बना सकती है। जैसे कि आजकल मैंने देखा है कई कंपनीज डिलीवरी पार्टनर्स के रूप में अपने एम्प्लॉयज को एंगेज करते हैं। तीसरा ये है कि उनको वो फ्रेंचाइजीज के रूप में काम दे सकते हैं, एज ए पार्टनर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उनके अंदर अगर एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज डाली जाएं और उनको इसकी जानकारी दी जाए तो वो भी ग्रो कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी, एंटरप्राइज को भी फ़ायदा हो सकता है और ओवरऑल तो सोसाइटी और नेशन को भी फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे उससे देश की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में सहायता होगी। एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। आज हमने स्किलिंग के साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर फोकस किया। पार्टिसिपेट करने के लिए डॉक्टर एचपी कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर टू एसएमई, और प्रोफेसर कजरी मुखर्जी, जो आईएम इंदौर को रिप्रेजेंट कर रही थी, आप दोनों का ही शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।